My dear students and faculty members who are watching this video and this channel, myself Dr. K.C. Soni, Associate Professor in Zoology, Government Lohia Postgraduate College Churu, affiliated to Maharaja Ganga Singh University, Bikaner. In today's lecture series of cell biology, I am going to deliver a very important talk on cell division, that is meiosis. प्रिय साथियों और विद्यार्थियों, आज सेल बायोलॉजी की व्याख्यानमाला की श्रृंखला में मियोटिक डिवीजन पे मैं आपसे चर्चा करूंगा। अब एनिमल किंगडम में दो तरह के सेल डिवीजन इम्पॉर्टेंट हैं, जिसमें एक तो माइटोसिस जो कि सोमेटिक सेल्स में होता है, और इसमें डॉटर सेल जो बनती है उसमें क्रोमोसोम की संख्या पेरेंटल सेल की जितनी होती है। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट डिवीजन है दैट इज़ मियोसिस, और मियोसिस के अंदर क्रोमोसोम की संख्या रिड्यूस्ड हो जाती है और इसमें जो डॉटर सेल्स बनती है वो हैप्लॉइड होती है, जबकि इनकी पेरेंटल सेल्स में क्रोमोसोम है वो डिप्लॉइड स्टेज में होता है। अब जिस तरह मेटाबॉलिज्म में दो इम्पॉर्टेंट साइकिल है, ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल, लेकिन ग्लाइकोलाइसिस का जो टर्म है ये ज़्यादा पॉपुलर है, जबान पे सबकी ज़बान पे ग्लाइकोलाइसिस टर्म है वो चढ़ा हुआ है, लेकिन क्रेब साइकिल का टर्म है वो जबान पे इतना नहीं है, लेकिन क्रेब साइकिल का वीडियो जो है वो ग्लाइकोलाइसिस की तुलना में सबसे ज़्यादा देखा जाता है। इसी तरह सेल डिवीज़न में माइटोसिस जो टर्म है ये ज़्यादा पॉपुलर है, मियोटिक डिवीज़न का टर्म इतना पॉपुलर नहीं है, जबकि मियोसिस का वीडियो सबसे ज़्यादा देखा जाता है। और मियोटिक डिवीज़न जो है ये एक तरह का स्पेशल डिवीज़न है और माइटोसिस की तुलना में थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी है। अब किस सेल में माइटोसिस होगा, किस सेल में मियोसिस होगा, ये डिपेंड करता है न्यूक्लियस में आरएनए ज़्यादा है या डीएनए ज़्यादा है। लेकिन जनरली ये ऑब्जर्व किया गया है कि जिन सेल्स में डीएनए की मात्रा आरएनए की ज़्यादा हो या जब डीएनए का कंटेंट आरएनए से ज़्यादा हो उस केस में माइटोसिस होगा, और जब आरएनए का कंटेंट डीएनए से ज़्यादा हो उस केस में मियोसिस होगा। अब यहाँ पर एक्चुअली में जो मियोसिस है इसकी दो प्रावस्थाएं हैं, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। तो यहाँ पर मियोसिस सेकंड है ये एक्चुअल में रिडक्शन डिवीजन है, इसमें क्रोमोसोम की संख्या रिड्यूस्ड होकर आधी हो जाती है, और माइटोटिक डिवीजन जो होता है वो एक्चुअल में माइटोटिक डिवीजन होता है। तो यहाँ पर डीएनए और आरएनए का जो रेशो है वो यहाँ पर वेरिएबल टाइप का होता है, लेकिन बेसिक आइडिया ये है कि जब डीएनए कंटेंट इज मोर देन आरएनए then cell undergoes for mitosis, and when RNA content is more than DNA then cells undergoes for meiosis. अब जिन कोशिकाओं में मियोसिस डिवीजन होगा उन कोशिकाओं को मियोसाइट के नाम से जाना जाता है। अब जिस तरह अपने बॉडी में जर्म सेल जो होती है टेस्टिस ओवरी में, तो टेस्टिस ओवरी में गैमीट का जो प्रोडक्शन है वो मियोटिक डिवीजन के द्वारा होता है, और टेस्टिस में जो डिप्लॉइड सेल होती है जिसके अंदर स्पर्म का प्रोडक्शन होगा उन कोशिकाओं को प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया के नाम से स्पर्मेटोगोनिया के नाम से जाना जाता है, और ओवरी में जो डिप्लॉइड सेल है जिसके अंदर ओवम का प्रोडक्शन होता है उनको ओगोनिया के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर मियोसिस का डिवीजन कैसे होता है इसको बहुत ही सिस्टमेटिक वे में और सुंदर डायग्राम के द्वारा मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन द टॉपिक मियोसिस। मियोसिस में मैंने आपको बताया कि जब सेल्स में आरएनए की मात्रा डीएनए से ज़्यादा होगी उसमें मियोसिस होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। अब ये जो मियोसिस डिवीजन है ये तीन टाइप का हो सकता है, एक तो गैमेटिक टाइप, एक स्पोरिक टाइप, एक जाइगोटिक टाइप। अब गैमेटिक टाइप का जो डिवीजन है ये तो क्या होगा, गैमीट प्रोडक्शन से पहले ही हो जाता है, और जिन एनिमल्स में टेस्टिस में ओवरी में स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, ओवम का प्रोडक्शन होता है यानी एनिमल्स में विशेषकर, तो एनिमल्स में होने वाला जो मियोसिस है वो गैमेटिक टाइप का है। इट इज़ रिलेटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, और ये गैमीट फॉर्मेशन से पहले ही ये अर्धसूत्री विभाजन है वो संपादित हो जाता है। दूसरा जो है स्पोरिक टाइप, स्पोरिक टाइप का जो मियोसिस होगा ये मेनली फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं, फेनोरोगैम्स जो प्लांट्स है उनके अंदर होता है, और इनमें मियोसिस का जो डिवीजन है वो गैमीट प्रोडक्शन और जाइगोट के बीच में होता है। इट टेक्स प्लेस बिटवीन गैमीट प्रोडक्शन एंड फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, और जितने भी फेनोरोगैम्स प्लांट है, फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, उनके अंदर होने वाला मियोसिस
स्पोरिक टाइप का होता है। तीसरी जो है दैट इज जाइगोटिक। इस प्रकार का जो मियोसिस होगा ये जाइगोट की फॉर्मेशन के बाद में होता है। इट टेक्स प्लेस आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। और ये डिवीजन जो होता है ये मेनली एल्गी के अंदर, फंजाई के अंदर, यानी जो शैवाल है, कवक है, डाइएटम्स है, उनके अंदर ये प्रक्रिया संपादित होती है। अब बेसिकली मियोसिस जो है ये 2 फेज में संपादित होगा। इसका जो पहला पार्ट है दैट इज मियोसिस फर्स्ट, और इसका जो सेकंड पार्ट है दैट इज मियोसिस सेकंड। और मियोसिस सेकंड जो है इसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, इसलिए एक्चुअल रिडक्शन डिवीजन जो है वो मियोसिस फर्स्ट ही होता है, और इसको हेट्रोटिपिक डिवीजन के नाम से भी जाना जाता है। जबकि मियोसिस सेकंड जो होता है ये एक प्रकार का सूत्री विभाजन है। इट इज़ ए टाइप ऑफ माइटोटिक डिवीजन, और इसको होमोटिपिक डिवीजन के नाम से जाना जाता है। इसलिए मियोसिस डिवीजन है ये 2 फेज के अंदर संपादित होगा। एक तो मियोसिस फर्स्ट दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हेट्रोटिपिक डिवीजन, और मियोसिस सेकंड विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज होमोटिपिक डिवीजन। अब दोनों ही डिवीजन के अंदर सेल डिवीजन की वो सारी स्टेजेस मिलेगी जो माइटोसिस में होती है, यानी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। लेकिन मियोसिस फर्स्ट के अंदर जो प्रक्रिया संपादित होगी इनको प्रोफेज फर्स्ट के रूप में, मेटाफेज फर्स्ट के रूप में, एनाफेज फर्स्ट के रूप में और टीलोफेज फर्स्ट के रूप में डेजिग्नेट किए जाते हैं। इसी तरह मियोसिस सेकंड में जो इवेंट्स होगी इनको प्रोफेज सेकंड के रूप में, मेटाफेज सेकंड के रूप में, एनाफेज सेकंड के रूप में और टीलोफेज सेकंड के रूप में डेजिग्नेट किया जाता है। अब अपन सबसे पहले फोकस करते हैं प्रोफेज फर्स्ट। अब मियोसिस फर्स्ट की जो प्रोफेज फर्स्ट जो प्रावस्था है ये बहुत ही लंबे ड्यूरेशंस वाली होती है, और विशेषकर मैमल्स के संदर्भ में देखें, अपन ह्यूमन के संदर्भ में देखें तो प्रोफेज फर्स्ट जो डिवीजन है ये ऊजनेसिस का जो प्रोसेस है ये लाइफ में 2 बार अरेस्ट होता है। और लेडीज़ के अंदर तो ऊजनेसिस की प्रक्रिया है वो गर्भावस्था में जब बच्ची का डेवलपमेंट हो रहा है, फीमेल बेबी जब फीटस के रूप में यूट्रस में डेवलप हो रही है, तो इस फीमेल के अंदर जो ओवरी डेवलप हो रही है उसी के अंदर ऊजनेसिस का मल्टीप्लिकेशन फेज स्टार्ट हो जाता है। और इसके अंदर न्यूक्लियस जो होता है वो जाइगोट स्टेज में 15 साल से लेकर 50 साल तक पड़ा रहता है। इसीलिए ओल्ड एज में जो प्रेगनेंसी होती है उन बच्चों में सिंड्रोम की संभावनाएं ज़्यादा होती है, क्योंकि क्रोमोसोम तो वैसा का वैसा ही है, लेकिन जो जो लेडीज़ की एज बढ़ती है उसके उस साइट में जो साइटोप्लाज्म होता है वो पुराना होता जाता है। और आजकल एक चैप्टर है आपकी किताबों में न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक इंटरेक्शन, यानी केंद्रक की ओर का जो साइटोप्लाज्म है वो साइटोप्लाज्म यंग है या ओल्ड है, ये क्रोमोसोम में उपस्थित जीन्स की फंक्शनिंग को प्रभावित करता है। इसलिए अर्ली एज के अंदर जो प्रेगनेंसी होती है उसमें पैदा होने वाले बच्चे हेल्दी होते हैं, हैप्पी होते हैं, उनके अंदर कोई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स नहीं होते हैं, किसी प्रकार के सिंड्रोम की संभावनाएं नहीं होती है। लेकिन जो जो लेडीज़ की आयु बढ़ती जाएगी उसका जर्म प्लाज्म पुराना होता जाता है, क्रोमोसोम के सेग्रीगेशंस में प्रॉब्लम होती है, मियोटिक डिवीजन है वो नॉर्मल रूप में संपादित नहीं हो पाता है, और एबनॉर्मल प्रकार के गैमेट्स, कई बार तो n+1 प्रकार के गैमेट्स बन जाते हैं, कई बार n-1 प्रकार के गैमेट्स बन जाते हैं। और इन एबनॉर्मल गैमेट्स का जब फ्यूजन होता है तो उस केस में डाउन सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है, क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम है, पटेउ सिंड्रोम है, इस तरह के सिंड्रोम की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती है। अब मियोसिस फर्स्ट में प्रोफेज फर्स्ट, और प्रोफेज फर्स्ट में जैसे मैंने बताया कि ये सबसे लंबी प्रावस्था है, सबसे लंबा ड्यूरेशंस है, और इस प्रोफेज फर्स्ट में भी 5 सब स्टेजेस होती है। पहली स्टेज है लेप्टोटिन, सेकेंड स्टेज इज जाइगोटिन, थर्ड स्टेज इज पैकेटिन, फोर्थ स्टेज इज डिप्लोटिन और फिफ्थ स्टेज दैट इज डायकाइनेसिस। अब इन 5 स्टेज को डायग्राम के द्वारा मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अब सबसे पहली जो स्टेज है इसमें लेप्टोटिन स्टेज। अब लेप्टोटिन स्टेज में आप देख रहे हो ये जैसे एक सेल का जैसे डायग्राम है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर ये न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियस के बाहर ये सेंट्रियोल है, सेंट्रियोल यहाँ पर डिवाइड हो जाता है। और
यहाँ पर जो रेड कलर में जो मैंने क्रोमोसोम्स दिखाए हैं ये मान लीजिए मदर के क्रोमोसोम हैं, और जो सेफ्रॉन कलर में जो दिखाए हैं ये मान लीजिए फादर के क्रोमोसोम हैं। और ये डिप्लॉइड सेल है, और इस डिप्लॉइड सेल में 4 गुणसूत्र हैं। 2 गुणसूत्र मदर के हैं, 2 गुणसूत्र फादर के हैं। मदर के जो क्रोमोसोम है इसको मैंने रेड कलर में इंडिकेट किया है, और फादर के जो क्रोमोसोम है इसको मैंने सेफ्रॉन कलर के अंदर इंडिकेट किया है। अब इसमें जो इंटरफेस स्टेज होती है उसके दौरान तो क्या होगा, क्रोमेटिन जो होता है वो क्रोमेटिन के नेटवर्क के रूप में फैला रहता है। गुणसूत्रों की वहाँ पर फॉर्मेशन नहीं होती है, क्रोमोसोम इतने क्लियर कट अपीयर नहीं होते हैं। जितने भी क्रोमेटिन मटेरियल है वो एक जाल के रूप में प्रेजेंट होगा, क्रोमेटिन के नेटवर्क के रूप में प्रेजेंट होगा। लेकिन इंटरफेज के बाद में जब प्रोफेज प्रावस्था जब आती है उसमें क्रोमोसोम कंडेंस होना स्टार्ट हो जाते हैं, अनकॉइल्ड होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये लेप्टोटिन है वो एक्चुअल में प्रोफेज फर्स्ट की एक तरह से इनिशियल स्टेज है। जिस तरह माइटोसिस में आपने अर्ली प्रोफेज, मिडिल प्रोफेज, लेट प्रोफेज स्टेज जैसे आपने डिस्कस की थी, तो ये लेप्टोटिन है, ये एक्चुअल में अर्ली प्रोफेज की प्रावस्था है। और यहाँ पर गुणसूत्र जो होते हैं वो अकुंडलित हो जाते हैं, नॉन कॉइल्ड हो जाते हैं, लंबे हो जाते हैं। इनका सेंट्रोमियर है वो यहाँ पर क्लियर कट प्रदर्शित हो रहा है। अब लेप्टोटिन के बाद में फिर सेकंड स्टेज होगी जाइगोटिन। और जाइगोटिन में क्या होता है कि समजात गुणसूत्रों की पेयरिंग होती है, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग होती है। और इस पेयरिंग में क्या होगा, सेम नंबर का मैटरनल क्रोमोसोम और उसी नंबर का पैटर्नल क्रोमोसोम आपस में जुड़ जाते हैं सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स के द्वारा। तो मदर और फादर के जो क्रोमोसोम्स हैं वो आपस में पेयरिंग करते हैं, और इन पेयरिंग की ये जो घटना है ये सिनेप्सिस के नाम से जानी जाती है। और पेयरिंग में होने वाला क्रोमोसोम का जो ग्रुप होगा इसको समजात गुणसूत्र या होमोलॉगस क्रोमोसोम के नाम से जाना जाता है। अब क्वेश्चन है कि ये पेयरिंग किधर से स्टार्ट होगी, ये पेयरिंग क्या टीलोमियर से सेंट्रोमियर की तरफ चलती है, या सेंट्रोमियर से टीलोमियर की तरफ चलती है, या रैंडम टाइप से पेयरिंग होती है। तो अलग अलग एनिमल्स में ये देखा गया है कि सिनेप्सिस की जो प्रक्रिया है ये 3 प्रकार से संपादित हो सकती है। एक तो प्रो टर्मिनल सिनेप्सिस में क्या होगा, दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम टीलोमियर से सेंट्रोमियर की तरफ आपस में जुड़ते हैं। अब इसमें जुड़ते हैं, इसमें कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो डेफिनेटली इनके बीच में डेवलप हो रहा है। हालांकि सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है, इसकी भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी स्टडी है और डिटेल स्टडी है वो कर ली गई है। तो प्रो टर्मिनल सिनेप्सिस उसी तरह होता है जिस तरह मान लीजिए किसी अटैची में जो कवर जो है कपड़े का, उस कवर में चैन को आप दोनों सिरों से बंद करो और चैन को हैंडल की तरफ ले आओ। अटैची का जो हैंडल है उसका आप सेंट्रोमियर मान के चलो। तो क्रोमोसोम के अंदर जैसे सेंट्रोमियर होता है, सेंट्रोमियर के दोनों तरफ इसमें भुजाएं होती है, क्रोमेटिड्स होते हैं। तो जिस तरह अटैची के कवर को दोनों सिरों से आप चैन बंद कर रहे हो और हैंडल की तरफ आप चैन बंद कर रहे हो, इस तरह का सिनेप्सिस क्या कहलाएगा, प्रो टर्मिनल। सेकंड जो टाइप है प्रोसेंट्रिक। प्रोसेंट्रिक में क्या होगा, इसके अंदर सिनेप्सिस की प्रक्रिया सेंट्रोमियर से टीलोमियर की तरफ होती है, सेंट्रोमियर से टीलोमियर की तरफ होती है। और तीसरी जो टाइप है रैंडम टाइप की, इसके अंदर सिनेप्सिस का प्रोसेस कहीं से भी हो सकता है, इसमें कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं होते हैं, कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं होता है, और कहीं से भी समजात गुणसूत्र एक दूसरे के साथ आसंजित हो सकते हैं। तो ये सिनेप्सिस की जो प्रक्रिया है ये जाइगोटिन स्टेज में संपादित होती है। और इस सेकंड डायग्राम में आप देख रहे हो, ये जैसे रेड कलर का मदर का क्रोमोसोम मैटरनल क्रोमोसोम, और ये सेफ्रॉन कलर में फादर का क्रोमोसोम पैटर्नल क्रोमोसोम। अब इन दोनों क्रोमोसोम की शेप और साइज सेम होती है, दोनों सेंट्रोमियर की लोकेशन सेम होती है, दोनों में जीन की संख्या सेम होती है, दोनों में लॉकस जो है वो सेम होती है। हाँ, कई बार म्यूटेशंस के कारण, कई बार क्रोमोसोमल म्यूटेशंस में डिलीशन भी हो जाता है, डुप्लीकेशंस भी हो जाता है, उस केस में क्रोमोसोम छोटे बड़े हो सकते हैं। लेकिन फिर भी पेयरिंग जो होती है वो जीन टू जीन होती है। कई बार डिलीशन हो गया तो दूसरे वाले क्रोमोसोम में वहाँ पर लूप बन जाएगा। तो कई बार सेल में मेटाफेज स्टेज को जब माइक्रोस्कोप में देखते हो और किसी क्रोमोसोम में यदि लूप बना हुआ है, इट मीन्स उसके दूसरे क्रोमोसोम में डिलीशन हो गया। तो कई बार क्रोमोसोमल अरेंजमेंट की बेसिस पे भी क्रोमोसोमल म्यूटेशंस के बारे में अपने को आइडिया लग जाती है। तो इस
जाइगोटिक स्टेज में आप देख रहे हो मैटरनल क्रोमोसोम और पैटर्नल क्रोमोसोम्स, ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ अटैच हो गए, दोनों एक दूसरे के साथ आसंजित हो गए, दोनों का सेंट्रोमियर पास पास है, दोनों का टीलोमियर पास पास है, और इन दोनों में जो जीन्स हैं जो कि क्रोमोमियर्स के रूप में प्रेजेंट हैं वो भी एकदम पिन टू पिन पॉइंट उनका ये अरेंजमेंट होता है। अब कई बार क्या होता है कि इस जाइगोटिन स्टेज के एंड में ये क्रोमोसोम वर्टिकली स्प्लिट हो जाता है, क्रोमोसोम उदग्र रूप से विपाटित हो जाते हैं, क्योंकि वास्तविकता क्या है, अब यहाँ पर ये क्रोमोसोम दिखने में तो एक है, लेकिन रियलिटी क्या है, इस क्रोमोसोम में 2 क्रोमोसोम्स का डीएनए प्रेजेंट है, क्योंकि इस लिप्टोप्टेन से पहले इंटरफेज स्टेज आ गई है और इंटरफेज स्टेज के अंदर डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाता है। तो यहाँ पर एक्चुअल में क्रोमोसोम दिखने में तो एक ही है, लेकिन वास्तविकता ये है कि इसमें 2 क्रोमोसोम्स का डीएनए प्रेजेंट है। अब जाइगोटिन के बाद में तीसरी जो स्टेज आएगी दैट इज पैकिटिन, और पैकिटिन में आप देखो ना क्रोमोसोम वर्टिकली स्प्लिट हो गए, क्रोमोसोम है वो वर्टिकली स्प्लिट हो गए। अब ये जो कंडीशन है ये टेट्राड के नाम से जानी जाती है। सेंट्रियोल है वो स्प्लिट हो गया और सेंट्रियोल अपोजिट पोल की तरफ ये मूवमेंट करना प्रारंभ कर देगा। अब इस स्टेज के अंदर 4 सेंट्रोमियर है एक्चुअली, हालांकि डायग्राम में मैंने 2 दिखाए हैं। तो ये जो सेंट्रोमियर है ये फंक्शनली तो सिंगल है, लेकिन स्ट्रक्चरली ये डबल है। अंदर ये डबल है, फंक्शनली क्रियात्मक रूप से एक हो सकता है, लेकिन संरचनात्मक रूप से डबल है। तो यहाँ पर एक्चुअल में देखें, फंक्शनली देखें तो इसके अंदर क्या है कि 4 सेंट्रोमियर हैं, 2 होमोलोगस क्रोमोसोम हैं, 2 इसके अंदर सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। अब ये जो स्टेज है ये पैकाइटिन की स्टेज है, और यहाँ पर न्यूक्लियोलस है वो अभी तक प्रेजेंट है। अब न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है इसका मतलब इसके अंदर में राइबोसोमल आरएनए का सिंथेसिस हो रहा है, क्योंकि क्रोमोसोम जो होता है वो केंद्रिका के साथ अटैच रहता है, और क्रोमोसोम का वो पार्ट जो न्यूक्लियोलस के साथ अटैच है उसको न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर के नाम से जाना जाता है। और न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर में जो डीएनए होता है जिसको नॉर डीएनए बोलते हैं, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर डीएनए, और इस न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर के डीएनए में ट्रांसक्रिप्शंस के द्वारा राइबोसोमल आरएनए की सिंथेसिस होती है। तो यहाँ पर ये जो पैकाइटिन स्टेज है इसमें एक्चुअल में देखें तो यहाँ पर आरएनए का सिंथेसिस हो रहा है, आरएनए की मात्रा यहाँ पर धीरे धीरे क्या है बढ़ रही है। अब पैकिटिन के बाद में फिर डिप्लोटिन स्टेज आएगी, और डिप्लोटिन स्टेज जो होती है इसमें आप देख रहे हो सेंट्रोमियर अपोजिट पोल की तरफ पहुँच चुके हैं, न्यूक्लियोलस अभी डिस्पेयर नहीं हुई है, इसका मतलब आरएनए का सिंथेसिस यहाँ पर कंटिन्यू चल रहा है। अब यहाँ क्या होगा, इन ये जो मैटरनल क्रोमोसोम और पैटर्नल क्रोमोसोम इनमें स्प्लिटिंग से जो भीतर वाली जो कॉपी बनी है ये एक्चुअल में सिस्टर क्रोमेटिड है। तो सिस्टर क्रोमेटिड इसमें भी हैं, सिस्टर क्रोमेटिड इसमें भी हैं, और दोनों क्रोमोसोम के सिस्टर क्रोमेटिड में अब जीन का विनिमय होगा, यानी क्रॉसिंग ओवर की परिघटना होगी। और जब 2 सिस्टर क्रोमेटिड एक दूसरे से क्रॉस करते हैं तो एक्स के आकार की रचना बन जाती है। इस एक्स के आकार की रचना को काइज़मा के नाम से जाना जाता है। और इस डायग्राम में आप देख रहे हो एक काइज़मा यहाँ पर है, दिस वन, एक काइज़मा यहाँ पर है। अब क्वेश्चन है कि एक क्रोमोसोम में काइज़मा की संख्या कितनी होगी। तो जनरली तो कहता है कि काइज़मा की संख्या क्रोमोसोम की लंबाई के समानुपाती है। क्रोमोसोम जितना लंबा होगा काइज़मा की संख्या उतनी ही ज़्यादा होगी। तो जनरली ऑब्जर्व किया गया है कि सेंट्रोमियर के नज़दीक या सेंट्रोमियर की सराउंडिंग के चारों ओर जो जीन्स होते हैं वो जनरली लिंकेज को प्रदर्शित करते हैं, और जो जीन सेंट्रोमियर से जितनी ज़्यादा दूर होते हैं वो क्रॉसिंग ओवर को रिप्रेजेंट करते हैं। इस बात को अपन यो भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि एक क्रोमोसोम में जब आप सेंट्रोमियर से टीलोमियर की तरफ चलोगे तो लिंकेज की प्रतिशतता कम होती जाएगी और क्रॉसिंग ओवर की परसेंटेज बढ़ती जाएगी। या यूँ कह सकते हैं कि जब आप टीलोमियर से सेंट्रोमियर की तरफ चलोगे तो क्रॉसिंग ओवर का परसेंटेज कम होता जाएगा और लिंकेज का परसेंटेज बढ़ता जाएगा। तो क्रोमोसोम जितना लंबा होगा उसमें काइज़मा की संख्या उतनी ज़्यादा होगी। एक काइज़मा बनता है इसको सिंगल क्रॉसओवर बोलते हैं, 2 काइज़मा बनते हैं इसको डबल क्रॉसओवर बोलते हैं, 3 काइज़मा बनते हैं इसको ट्रिपल क्रॉसओवर बनते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा यदि काइज़मा होंगे उस केस में क्रॉसिंग ओवर के अंदर हिंड्रेंस डेवलप होता है, क्रोमोसोम में बाधा डेवलप होती है
और एक तरह से इंटरफेरेंस की जो परिघटना है वो कई बार क्रोमोसोम में देखने को मिलती है। इसलिए काइज़मा जितने कम हो है उतना ही बढ़िया है, लेकिन सिंगल क्रॉसओवर जनरली देखने को मिलेगा। और काइज़मा की संख्या जो है वो सेंट्रोमियर की लोकेशंस में भी डिपेंड करती है। अब मान लो कोई क्रोमोसोम मेटासेंट्रिक है, एक क्रोमोसोम टीलोसेंट्रिक है, अब इन दोनों में काइज़मा की जो फॉर्मेशन है, काइज़मा की संख्या है उन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क देखने को मिलेगा। तो सेंट्रोमियर की लोकेशन ये काइज़मा की संख्या को डिसाइड करती है, और क्रोमोसोम की लंबाई जो है वो काइज़मा की संख्या को डिसाइड करती है। अब यहाँ पर एक्सचेंज जब हो जाएगा, क्रोमोसोम का एक्सचेंज हो जाएगा, अब ये जो एक्सचेंज है ये भी बहुत टिपिकल है और पर्टिकुलर एंजाइम है वो यहाँ पर भाग लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअल में क्रोमोसोम्स को काटा जा रहा है और क्रोमोसोम के खंडों की आपस में एक्सचेंज होती है। एक्सचेंज होने के बाद में इन क्रोमोसोमल सेगमेंट को आपस में जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर क्रोमोसोम को काटने का जो काम है वो तो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा संपादित होगा, और ये फिलामेंट जब कट जाएंगे उसके बाद में इनकी अदला बदली हो जाएगी, और एक्सचेंज होने के बाद में ये फिलामेंट फिर क्रोमोसोम से जुड़ते हैं, और जोड़ने का काम जो होता है वो लाइगेज एंजाइम के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर एक्चुअल में जो क्रॉसिंग ओवर की जो फिनोमेनन है इसमें एंडोन्यूक्लियस एंजाइम काम में भाग लेंगे जो इस डीएनए को काटेंगे, और एक्सचेंज होने के बाद में इस डीएनए को जोड़ने का जो काम है वो लाइगेज एंजाइम के द्वारा संपादित होता है। तो ये जो काइज़मा की जो पोजीशन है इसमें एंडोन्यूक्लियस एंजाइम पार्टिसिपेट कर रहे हैं और लाइगेज एंजाइम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और एक्सचेंज के बाद में आप देख रहे हो ये जैसे मैटरनल क्रोमोसोम था रेड कलर में, अब यहाँ पर ये सेफ्रॉन कलर का फादर वाला जीन्स इसके अंदर आ गया। इसी तरह ये फादर का जो क्रोमोसोम था इसमें आप देख रहे हो ये रेड कलर का जीन्स आ गए। तो जो मैटरनल क्रोमोसोम था उसमें पैटर्नल क्रोमोसोम्स के जीन आ गए, और जो पैटर्नल क्रोमोसोम था उसमें मैटरनल क्रोमोसोम्स के जीन आ गए। और जीन का ये जो पारस्परिक जो आदान प्रदान है, रेसिप्रोकल जो एक्सचेंज है, ये एक्सचेंज जीन विनिमय के नाम से या क्रॉसिंग ओवर के नाम से जाना जाता है। अब इसमें क्रोमोसोम का जो सेगमेंट क्रॉसिंग ओवर में भाग नहीं ले रहा है उसको नॉन क्रॉस ओवर सेगमेंट के नाम से डिपिक्ट किया जाएगा, और जो पार्ट क्रॉसिंग ओवर में भाग ले रहा है उसको क्रॉस ओवर सेगमेंट के नाम से जाना जाता है। तो इस गुणसूत्र में आप देख रहे हो इधर वाली जो भुजा है दिस वन, ये क्रॉसिंग ओवर में पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, तो ये नॉन क्रॉस ओवर सेगमेंट के नाम से जानी जाएगी, और भीतर वाली भुजा ये जीन विनिमय में भाग ले रही है इसलिए ये क्रॉस ओवर सेगमेंट के नाम से जानी जाएगी। अब इस डाइकाइनेसिस में क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है ये डिजोल्व हो जाती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिजोल्व हो जाएगी, न्यूक्लियोलस है ये डिसअपीयर हो जाएगी, क्योंकि क्रोमोसोम्स का सेल के साइटोप्लाज्म के कांटेक्ट में आना बहुत जरूरी है। क्यों, न्यूक्लियस है ये तो आइसोलेट कर देता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये क्रोमोसोम को साइटोप्लाज्म से आइसोलेट कर देती है, और साइटोप्लाज्म का जो इफेक्ट होता है वो क्रोमोसोम पे नहीं हो पाता है। लेकिन जब केंद्रक झिल्ली डिसअपीयर हो जाएगी तो ये सारे क्रोमोसोम अब साइटोप्लाज्म के कांटेक्ट में हैं, और साइटोप्लाज्म में पर्टिकुलर प्रोटीन्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, विशेषकर एस्टर फाइबर्स को फॉर्मेशन करने वाले प्रोटीन्स, स्पिंडल फाइबर्स को फॉर्मेशंस करने वाले प्रोटीन्स, साइटोकाइनेसिस में पार्टिसिपेट करने वाले प्रोटीन्स। तो यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिजोल्व हो गई है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिजोल्व हो गई है तो अब ये सारे क्रोमोसोम इस सेल के साइटोप्लाज्म के संपर्क में आएंगे, और यहाँ पर न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक इंट्रैक्शंस जो होता है वो यहाँ पर संपादित होगा। और यहाँ पर आप देख रहे हो दोनों सेंट्रियोल अपोजिट पोल की तरफ पहुँच गए हैं, इसके अंदर ये एस्टर फाइबर्स हैं, ये फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई है। और एस्टर फाइबर की फॉर्मेशन कैसे होती है ये मैंने पिछले व्याख्यान में आपको मैंने बताया था। इसमें जो नेगेटिव पोल है वो तो सेंट्रोमियर के सेंट्रियोल के नज़दीक होगा, और जो जो एक एक यूनिट जुड़ती जाती है इसके अंदर पॉलीमराइजेशन होता जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो इस डाइकाइनेसिस के बाद में ये मेटाफेज स्टेज फर्स्ट आती है, और मेटाफेज स्टेज में ये क्रोमोसोम जो होते हैं ये इक्वेटोरियल प्लेट के ऊपर आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर अलाइनमेंट का विशेष पॉइंट है वो आप याद रखना। मियोसिस की प्रोफेज फर्स्ट में तो क्या होगा, गुणसूत्रों का जो सेंट्रोमियर होता है ये पोल की तरफ होता है, और इसकी जो भुजाएं होती है ये इक्वेटर की तरफ होती है, क्योंकि इस सेल का ये जो पार्ट है दिस इज इक्वेटोरियल रीजन, और ये सेंट्रोमियर है ये सेंट्रियोल की तरफ है,
और इसकी जो भुजाएं हैं वो इक्वेटर की तरफ है। और ये क्रोमोसोम का देख रहे हो आप, स्पेशल अलाइनमेंट इसके अंदर क्लियर कट है। तो जितने भी क्रोमोसोम्स हैं इनका सेंट्रोमियर इट फेस टुवर्ड्स सेंट्रियोल, और इसकी भुजाएं जो होती है दे फेस टुवर्ड्स इक्वेटर। अब मेटाफेज फर्स्ट के बाद में फिर होगा एनाफेज फर्स्ट, और एनाफेज फर्स्ट जब संपादित होती है उसमें ये क्रोमोसोम अपोजिट पोल की तरफ मूवमेंट करते हैं। इसको एनाफेजिक मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। और इस एनाफेजिक मूवमेंट में इन माइक्रोट्यूबुल्स का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि यहाँ पर 3 तरह के फाइबर्स होंगे। एक तो इसमें क्रोमोसोमल फाइबर है जो सेंट्रियोल और क्रोमोसोम के बीच में प्रेजेंट है। एक इसमें सेंट्रियोलर फाइबर है जो एक सेंट्रियोल से दूसरे सेंट्रियोल तक कंटिन्यूस प्रेजेंट है। और तीसरे इसमें इंटरजोनल फाइबर जो मैंने बैंगनी कलर में दिखाया, ये सेपरेट होते हुए क्रोमोसोम्स के बीच में है। तो यहाँ पर क्या होगा, जब एनाफेज मूवमेंट होती है उसमें क्रोमोसोमल फाइबर है, इसके अंदर तो होता है डीपॉलीमराइजेशन, और जो सेंट्रोमेरिक फाइबर है, ये सेंट्रियोलर जो फाइबर है, इसके अंदर होता है पॉलीमराइजेशन। तो सेंट्रियोलर फाइबर है, इनकी लंबाई तो क्या होगी, बढ़ती जाएगी, और क्रोमोसोमल फाइबर है, इनकी लंबाई कम होती जाएगी। और लंबाई कम होती है तो ये गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की तरफ चले जाते हैं। ये एनाफेज मूवमेंट उसी तरह होती है जिस तरह हवा में कोई पतंग उड़ रही है और चरखी के द्वारा आप धागा समेट के पतंग को वापस नज़दीक ले आओ। तो पहले तो आपने पतंग को ढील दे दी, चरखे में ढील दे दी, और पतंग उड़ के आसमान में बहुत दूर चली गई, दैट इज़ पॉलीमराइजेशन। और आप चरखी से आप धागे को आप वापस समेट रहे हो और पतंग आपके नज़दीक आ रही है, दैट इज़ डीपॉलीमराइजेशन। तो यहाँ पर क्रोमोसोमल फाइबर्स में डीपॉलीमराइजेशन होगा, और डीपॉलीमराइजेशन होने से आधे गुणसूत्र एक पोल की तरफ जाएंगे, आधे गुणसूत्र एक पोल की तरफ जाएंगे। और इसमें टीलोफेज के अंत में आते आते इन क्रोमोसोम के चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाती है, न्यूक्लियोलस वापस बन जाती है, और इसके अंदर साइटोकाइनेसिस होता है। और साइटोकाइनेसिस होता है तो इसके अंदर 2 डॉटर सेल्स बनेगी, जिसमें एक को मैंने डॉटर सेल ए के नाम से डेजिग्नेट किया है और दूसरी को डॉटर सेल बी के नाम से डेजिग्नेट किया है। अब यहाँ पर डॉटर सेल जो ए है ये इस पेरेंटल सेल की तुलना में अगुणित है, हैप्लॉइड है। इसी तरह डॉटर सेल बी जो है ये इसकी तुलना में हैप्लॉइड है, अगुणित है। तो मियोसिस फर्स्ट को एक्चुअल में रिडक्शन डिवीजन के नाम से या हेट्रोटिपिक डिवीजन के नाम से जाना जाता है, और एक्चुअल में जो अर्धसूत्री विभाजन है वो मियोसिस फर्स्ट ही होता है। मियोसिस सेकंड है वो तो एक प्रकार का माइटोटिक डिवीजन है, वो इतना कॉम्प्लेक्स भी नहीं है। और मियोसिस सेकंड है वो एक प्रकार से सूत्री विभाजन का रिपीटिशन है, यो मान के चलो। अब मियोसिस फर्स्ट में ये जो 2 डॉटर सेल्स बन गई, पुत्री कोशिकाएं, डॉटर सेल ए और डॉटर सेल बी। अब इन कोशिकाओं में कई बार इंटरफेज स्टेज होती है, और कई बार ये सेल इंटरफेज स्टेज होती नहीं है और डायरेक्ट मियोसिस सेकंड की प्रोफेज सेकंड में एंटर कर जाती है। अब मियोसिस इसके अंदर लगभग एब्सेंट है, इट मीन्स यहाँ पर डीएनए का कोई रेप्लिकेशंस नहीं हो रहा है। यदि मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड के बेस में इंटरफेज होगा तो उसमें एस प्रावस्था जरूर मिलेगी, और एस प्रावस्था मिलेगी तो डीएनए से डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाता है। उस केस में ये सेल वापस डिप्लॉयड हो जाएगी और सेल डिवीजन के अंदर फिर बाधा आएगी। तो यहाँ पर जनरली इंटरफेज एब्सेंट हो सकता है। इंटरफेज होगा तो बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा होगा तो उसमें डीएनए रेप्लिकेशन का इतना टाइम नहीं मिल पाता है, और कई बार टीलोफेज फर्स्ट की जो सेल है वो डायरेक्ट प्रोफेज सेकंड के अंदर एंटर करती है। अब इस डिवीजन का जो सेकंड पार्ट है मियोसिस सेकंड, इस पे अपन चलते हैं। और मियोसिस सेकंड है ये मैंने बताया ये एक प्रकार का माइटोस्टिक डिवीजन है, इसलिए इसको होमोटिपिक डिवीजन का नाम दिया है। और इस मियोसिस सेकंड के अंदर भी वही 4 प्रावस्थाएं देखने को मिलेगी, जिसके अंदर प्रोफेज फर्स्ट, उसके बाद प्रोफेज सेकंड, उसके बाद मेटाफेज सेकंड, फिर एनाफेज सेकंड, और उसके बाद में टीलोफेज सेकंड। अब ये 2 सेल मैंने पैरेलल इस डायग्राम में डिपिक्ट करी है। ये तो डॉटर सेल ए है, दिस इज डॉटर सेल ए, और ये है डॉटर सेल बी। ये कोशिकाएं कौन सी है जो यहाँ पर मियोसिस फर्स्ट में जो बन चुकी है, डॉटर सेल ए और डॉटर सेल बी। अब इन डॉटर सेल ए और डॉटर सेल बी में मियोसिस सेकंड कैसे होगा? तो मियोसिस सेकंड में सबसे पहले वही प्रोफेज सेकंड प्रावस्था,
प्रोफेज सेकंड में आप देख रहे हो इसमें सेंट्रियोल है वो डिवाइड हो गया है, न्यूक्लियोलस इसमें प्रेजेंट है, लेकिन मेटाफेज स्टेज में आते आते ये न्यूक्लियोलस भी डिसअपीयर हो जाएगा। क्रोमोसोम जो है वो लंबे हैं, पतले हैं, कंडेंस नहीं हुए अभी। और ये प्रोफेज सेकंड जब मेटाफेज स्टेज में कन्वर्ट होगी, उसमें आप देख रहे हो केंद्रक झिल्ली जो होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पर डिजोल्व हो जाएगी, क्रोमोसोम और कंडेंस हो जाते हैं, सघनद हो जाते हैं, और उसके अंदर जो जीन्स की जो लोकेशन है जो यहाँ पर दानेदार रचनाओं के रूप में दिखाई देती है, वो यहाँ पर क्लियर हो जाती है। लेकिन यहाँ पर क्रोमोसोम का जो अलाइनमेंट होगा वो मियोसिस फर्स्ट की तुलना में डिफरेंट होता है। मियोसिस फर्स्ट में तो आपने देखा कि क्रोमोसोम का जो सेंट्रोमियर था वो सेंट्रियोल की तरफ था और इसकी भुजाएं इक्वेटर की तरफ थी, लेकिन यहाँ पर जस्ट उल्टा होता है। यहाँ पर गुणसूत्रों का जो सेंट्रोमियर है ये तो इक्वेटर की तरफ है और इसकी जो भुजाएं होती है वो सेंट्रियोल की तरफ होती है। तो सेंट्रोमियर डायरेक्टेड टुवर्ड्स इक्वेटोरियल रीजन एंड इट्स आर्म डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंट्रियोलर रीजन। तो गुणसूत्रों का सेंट्रोमियर ये इक्वेटर की तरफ है और क्रोमोसोम की भुजाएं ये पोल की तरफ डायरेक्टेड होती है। अब एक्चुअल में ये जो सेंट्रोमियर है, इस डायग्राम में मैंने सिंगल दिखाया है, लेकिन वास्तविकता ये है कि इसके अंदर 2 सेंट्रोमियर है, क्योंकि स्ट्रक्चरली ये डबल है, फंक्शनली एक हो सकता है। अब मेटाफेज सेकंड के बाद में जब एनाफेज सेकंड आएगी तो ये सेंट्रोमियर जो होता है ये स्प्लिट होता है, इसकी जो भुजाएं हैं वो स्प्लिट हो जाती है और स्प्लिटिंग के कारण आप देख रहे हो आधा क्रोमोसोम है वो एक पोल की तरफ मूवमेंट कर रहा है, आधे क्रोमोसोम एक पोल की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं। और यहाँ पर भी वही सिचुएशन है, एनाफेज मोमेंट है वो लगभग सेम है, क्योंकि इसमें ट्यूबुलिन प्रोटीन जो होता है, माइक्रोट्यूबुल्स होती है, उनका मेन रोल होता है। और जब भी एनाफेज मोमेंट होगी क्रोमोसोमल फाइबर्स में डीपॉलीमराइजेशन होगा और जो डायरेक्ट कंटिन्यूस जो फाइबर है जिसको सेंट्रियोलर फाइबर बोलते हैं, इसके अंदर पॉलीमराइजेशन होता है। क्रोमोसोमल फाइबर्स में डीपॉलीमराइजेशन होता है और जो क्रोमोसोम सेपरेट होंगे इसके वजह में इंटरजोनल फाइबर्स जो होते हैं ये भी इसके अंदर डेवलप हो जाता है। और जो एनाफेज मूवमेंट होगी आधे क्रोमोसोम एक पोल की तरफ, आधे क्रोमोसोम एक पोल की तरफ। और टीलोफेज के अंत में फिर इन गुणसूत्रों के चारों ओर केंद्रक झिल्ली बन जाती है, दोनों सेल के हिस्से में एक एक तारकाई आ जाता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनने के बाद में इसके अंदर न्यूक्लियोलस जो होती है वो वापस बन जाती है। तो यहाँ पर जो डॉटर सेल ए थी इससे 2 पुत्री कोशिकाएं बनी, इसी तरह जो डॉटर सेल बी थी इससे 2 पुत्रिकाएं बनी। तो इस मियोसिस डिवीजन में आप देख रहे हो पहली जो सेल थी प्रोफेज फर्स्ट में, इस एक सेल से 4 पुत्री कोशिकाएं यहाँ पर बन रही है। इसलिए बॉडी में जब भी गैमीट का प्रोडक्शन होता है, स्पर्म्स का प्रोडक्शन होता है, तो उसमें आपने देखा होगा कि अंतिम जो स्पर्मेटोगोनिया होता है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में तो क्या है हजारों की संख्या में स्पर्मेटोगोनिया कई बार बन जाता है, लेकिन अंतिम जो स्पर्मेटोगोनिया जो होता है, फाइनल स्पर्मेटोगोनिया जिसे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है, उसमें आपने देखा स्पर्मेटोजेनेसिस के बाद में 4 शुक्राणु बनते हैं। इसी तरह oogonia में भी 4 सेल बनती है, लेकिन oogonia में एक सेल है वो तो ओवम में कन्वर्ट हो जाती है, 3 सेल पोलर बॉडीज़ में कन्वर्ट हो जाती है और बाकी की जितनी सेल्स होती है वो या तो फॉलिकल सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है या नर्स सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है। क्यों फीमेल में अपने ह्यूमन के केस में देखें तो हर महीने एक ओवम ही बनता है, लेकिन शुक्राणु है वो तो करोड़ों की संख्या में बनते हैं, क्योंकि शुक्राणु की लाइफ स्पान बहुत कम है, शुक्राणु की जीवन है बहुत कम है, स्पर्म को मूवमेंट करनी पड़ती है। ओवम है वो स्टेशनरी है, ओवम के अंदर न्यूट्रिटरी मटेरियल प्रेजेंट है योग के रूप में। और कई बार तो ये भी देखा है कि अंडे का यदि फर्टिलाइजेशन नहीं हो तो भी वो अंडा बिना निषेचन के पार्थिनोजेनेटिक जनरेशंस में कन्वर्ट हो जाता है, उसे हैप्लॉइड संतति बन जाती है। जिस तरह इंसेक्ट में सोसाइटी में जो मधुमक्खी में जो राजा होता है किंग, ये किंग जो होता है ये अनफर्टिलाइज अंडे से ही बनता है, रानी और सैनिक जो होते हैं वो फर्टिलाइज अंडे से बनते हैं। तो यहाँ पर मियोसिस सेकंड में टोटल 4 सेल्स बनती है, जिसमें 2 सेल है वो तो ए सेल की प्रोजेनी है और ये जो 2 सेल है ये बी सेल की प्रोजेनी है।
तो इस तरह ये एक बहुत ही वेल मैनर, प्रेसाइज मैनर में, सिस्टमेटिक मैनर में और एररलेस तरीके से ये मियोसिस डिवीजन है ये संपादित होता है। अब हालांकि ये डिवीजन बताते हैं कि कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। इसलिए मैंने यहाँ पर जितने भी डायग्राम हैं इनको कलरफुल वे में प्रेजेंट किया है। और क्रोमोसोम, विशेषकर रेड कलर में जो क्रोमोसोम है ये मैटरनल क्रोमोसोम है, और सैफरॉन कलर के जो क्रोमोसोम हैं ये पैटर्नल क्रोमोसोम्स हैं। तो मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट में भी प्रोफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट। इस तरह मियोसिस सेकंड में भी प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड, टीलोफेज सेकंड। अब माइटोसिस और मियोसिस में डिफरेंसेस क्या होंगे, तो इसमें कम से कम 20 डिफरेंस है वो बनते हैं। इसमें एक छोटा वीडियो में पावर पॉइंट के माध्यम से मैं आपसे नेक्स्ट व्याख्यान में आपसे शेयर करूँगा। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड दिस लेक्चर। और इस वीडियो को आप एक बार समझ में आए तो इसको दोबारा आप ध्यान से सुनें, और डायग्राम हैं उनको आप याद करने की कोशिश करें, क्योंकि चित्र आपने याद कर लिए तो डिस्क्रिप्शन इसका अपने आप याद हो जाएगा। तो ये 2 मेन सिविल डिवीजन मैंने आपसे वीडियो के माध्यम से आपसे शेयर किए हैं। पहला जो मेरा व्याख्यान था वो माइटोसिस पे फोकस था, और आज का ये जो व्याख्यान है ये मियोसिस पे फोकस है। अब इनका रेगुलेशन कैसे होता है, दैट इज़ सेल साइकिल। और सेल साइकिल में आपको मैंने बताया कि कई चेक पॉइंट्स होते हैं जीवन, और इसमें इंटरफेज के अंदर चेक पॉइंट है, माइटोटिक चेक पॉइंट है, और ये चेक पॉइंट जो होते हैं इसके अंदर साइक्लिन प्रोटीन हैं, CD के प्रोटीन्स हैं, कई तरह के एंजाइम्स हैं, उनका रोल है। तो सेल साइकिल है वो भी एक बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है, और थोड़ा टिपिकल है, उसको मैं बहुत ही सिंपल वे में डायग्राम के माध्यम से मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो एक बहुत पॉपुलर वीडियो रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल, वो भी मैं आपसे बहुत शीघ्र ही आपसे शेयर कर लूँगा। और आई होप यू एन्जॉय दिस वीडियो एंड दिस लेक्चर। और अंत में हमारे कॉलेज की तरफ से, हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से, मेरी तरफ से आई एम हाईली थैंकफुल टू यू, हाईली ग्रेटफुल टू यू। हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू।